हेलो एवरीवन, हम देख रहे हैं रीट एग्जाम के लिए प्रश्नोत्तर। मित्रों, आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है हिंदी शिक्षण विधियां। आज मैं आपके हिंदी में शिक्षण विधियों से संबंधित एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों पर चर्चा करने जा रहा हूं। मैं आपके लिए टॉप 35 क्वेश्चन लेकर आया हूं। हम धीरे धीरे हिंदी शिक्षण विधियों के प्रश्नों में बढ़ोतरी करेंगे। तो आज की क्लास थोड़ी छोटी रहने वाली है, लेकिन क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। मित्रों, आपने मेरे YouTube चैनल को जो प्यार दिया है, मैं आशा करता हूं कि आप आगे भी ऐसा प्यार देते रहें। नमस्कार, मैं राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूं कलाम सिविल सर्विस YouTube चैनल में। सभी दोस्त वीडियो को लाइक कर दें तथा शेयर कर दें। जो नए मित्र जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं प्रश्नों की तरफ दोस्तों। पहला प्रश्न आपसे कि स्क्रीन के ऊपर, जिन श्रेणी के छात्रों को ब्रेन लिपि द्वारा शिक्षा देना उपयुक्त है वह कौन सी है? मित्रों, इनमें से बतानी है जो ब्रेन लिपि के द्वारा जो शिक्षा को दी जाती है, तो वो कौन से बालक होते हैं उनको जो शिक्षा दी जाती है, किस लिपि के द्वारा? ब्रेन लिपि के द्वारा दोस्तों। तो ब्रेन लिपि के द्वारा दृष्टिहीन बालक, मंदबुद्धि बालक, मूक बधिर बालक या उपयुक्त सभी इसमें से। इसका जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आपका दृष्टिहीन बालक। जो दृष्टिहीन होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता दोस्तों, उनको किस लिपि के द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए? ब्रेन लिपि के द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है मित्रों। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, षडनन का हिंदी अनुवाद करना मने। षडनन का अर्थ समझाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए दोस्तों? तो षडनन का यदि हमने अर्थ समझाना है बच्चों को, तो कौन सा विधि अपनानी चाहिए? हमें समास विग्रह अपनाना चाहिए। कौन सा अपनाना चाहिए? समास विग्रह के द्वारा हमें षडनन का अर्थ समझाना चाहिए मित्रों। तो पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, व्याकरण की शिक्षा को सरल बनाने का यह भी एक उपाय है दोस्तों। व्याकरण की शिक्षा को हमने सरल बनाना है तो हमें क्या उपाय इसमें से अपनाना चाहिए? ये मातृभाषा से तुलना करना, सूत्र रटवाना, या रोज व्याकरण पढ़ाना, या उक्त में से कोई नहीं मित्रों। यदि हमने व्याकरण को शिक्षा को सरल बनाना है हमने, तो हमने क्या करना, उसकी जो मातृभाषा है ना, उसमें क्या करना चाहिए, उसको शिक्षा देनी चाहिए, तुलना करनी चाहिए उसकी, है ना। तो ये क्वेश्चन हमारा पहला, इसका आंसर राइट हो जाता है। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज क्वेश्चन कम है, इससे ज़्यादा अपन क्वेश्चन हल करते जाएंगे। क्वेश्चन संख्या इससे जो आगे वाली क्लास आएगी उसमें क्वेश्चन संख्या बढ़ाते जाएंगे अपन। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पाठोपरांत मूल्यांकन किसे कहते हैं? पाठ पढ़ाने से पूर्व को कहते हैं, या पाठ पढ़ाते समय को कहते हैं, या पाठ पढ़ाने के बाद? पूछा गया जो पाठोपरांत जो मूल्यांकन होता है वो कब होता है दोस्तों? तो पाठोपरांत जो पाठ पढ़ाने के बाद में होता है। इस शब्द से आपको पता लग गया होगा। तो पाठ पढ़ाने के बाद जो मूल्यांकन होता है उसको बोलते हैं पाठोपरांत मूल्यांकन मित्रों। तीसरा नंबर आंसर हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सही कथन पहचानना दोस्तों। इसमें से मौन वाचन में देखो और कहो विधि का प्रयोग होता है। गहन अध्ययन पाठन के 5 सोपान होते हैं। व्याकरण शिक्षण की सबसे उत्तम विधि प्रयोग विधि है। तो इसमें हमें छांटना क्या है? हमें सही कथन छांटना है दोस्तों। तो ये जो बाकी जो कथन है ये गलत हो गया हमारा, ये भी कथन हमारा गलत है। तो तीसरा जो कथन हमारा, व्याकरण शिक्षण की सबसे उत्तम विधि क्या है? प्रयोग विधि है मित्रों। क्या है हमारी सबसे उत्तम विधि? प्रयोग विधि है। व्याकरण शिक्षण की सबसे उत्तम विधि सूत्र विधि नहीं है। तो है कौन सी विधि है? प्रयोग विधि हमारी सबसे उत्तम विधि है। पांचवा का 3 नंबर आंसर हो जाता है। वाचन संबंधी दोष और उनके उपचार पर किसने प्रयोग किया दोस्तों? जो वाचन संबंधी जो दोष होते हैं और उनके उपचार पर किसने सबसे पहले प्रयोग किया? तो दोस्तों उसके जो दोष और उनके उपचार है सबसे पहले ब्रेकनर ने किया था दोस्तों। बी नंबर आंसर हमारा सही हो जाता है। वाचन शिक्षण से पूर्व बालक की क्रियाशील को जागृत रखने के लिए उपयोगी होता है दोस्तों। तो सबसे उपयोगी क्या होता है? वाचन शिक्षा से पूर्व बालक की क्रियाशील, हमने उसको जागृत करना है, उसकी इच्छा को बढ़ाना है, तो हमने क्या करना चाहिए? उसको चित्र बनवाना है। उससे क्या करना है? हमने उसको चित्र बनवाना चाहिए दोस्तों। तो 1 नंबर आंसर उसका सही हो जाता है। चित्र, प्रतिमूर्ति, आंगिक चेष्टा आदि के द्वारा अर्थ का स्पष्टीकरण ना कर सके तो अध्यापक किसका सहारा ले सकता है दोस्तों? किसका सहारा लेगा अध्यापक मित्रों? तो अध्यापक किसका सहारा ले लेगा? अध्यापक लेगा मौखिक अभिव्यक्ति का। यदि वो चित्र वगैरह इनसे समझ नहीं रहा मान लो, है ना, तो मौखिक अभिव्यक्ति का वो सहारा लेगा मित्रों। ये टीचर के लिए उपयोगी हो जाता है। गहन अध्ययन के पाठ में व्याकरण का ज्ञान कैसे कराया जाता है दोस्तों? गहन अध्ययन के पाठ में व्याकरण का अध्ययन कैसे करवाएंगे मित्रों? तो व्याकरण का जो अध्ययन है ना, वो क्या कराएंगे? व्याकरण का समन्वय पाठ्य पुस्तकों से करके करवाएंगे। कैसे करेंगे? व्याकरण का जो समन्वय है हम क्या कर लेंगे? किससे कर लेंगे? पुस्तकों से कर लेंगे मित्रों। तो व्याकरण क्या कर लेंगे? हम ज्ञान करवा सकते हैं उसको।
संबंध अपेक्षित योग्यताओं का मूल्यांकन अध्यापक किसके आधार पर करता है दोस्तों? किसके आधार पर कहता है संबंध अपेक्षित योग्यताओं का मूल्यांकन मित्रों? तो वो किसके आधार पर करता है? पाठ्य वस्तु के आधार पर करता है दोस्तों। किसके आधार पर करेगा वो? पाठ्य वस्तु के आधार पर। सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। जो कविता शिक्षण का पाठ रूप नहीं है वह है दोस्तों, इसमें से पूछा गया जो कविता से शिक्षण का पाठ रूप नहीं है तो वो कौन सा हो जाएगा? हमारा रचना पाठ हो जाएगा हमारा, जो कविता से संबंधित नहीं है पूछा गया ना, तो रचना पाठ हो जाएगा। ये इससे होता है संबंधित, ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन ये नहीं होता, तो ये इसका जो नहीं पूछा गया हमसे तो नहीं हमारा रचना पाठ हो जाएगा। कविता शिक्षण का प्रमुख अंग कौन सा है इसमें से? जो कविता शिक्षण का प्रमुख अंग कौन सा है मित्रों इसमें से? भावबोध हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कविता शिक्षण का प्रमुख अंग हो जाएगा भावबोध हो जाएगा। पहला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कविता शिक्षण में उत्प्रेरणात्मक उपक्रम के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है दोस्तों? कविता शिक्षण में उत्प्रेरणात्मक उपक्रम के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है दोस्तों? तो इनमें से चित्र प्रदर्शन द्वारा, समभावी कविता प्रस्तुति द्वारा, दोस्तों यही हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? समभावी कविता प्रस्तुति द्वारा, ये इसका आंसर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, बालक को किसके माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए दोस्तों? तो बालक को शिक्षा देनी है हमने, उसका माध्यम क्या होना चाहिए? बालक का मतलब छोटी उम्र है ना, तो छोटी उम्र में हम क्या करते हैं? उसकी मातृभाषा को क्या मातृभाषा के रूप में उसको शिक्षा देते हैं दोस्तों। तो मातृभाषा में वो समझने में जल्दी पकड़ लेता है उस बात को, तो उसकी मातृभाषा में क्या करना चाहिए? बालक को शिक्षा देनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन, पाठशाला में वार्तालाप की शिक्षा के अभ्यास का एक साधन है दोस्तों। पाठशाला में वार्तालाप की शिक्षा का अभ्यास का एक साधन है दोस्तों। क्या साधन है इसमें से बताइएगा आप मुझे। चित्रों का प्रयोग ये भी है, कहानी रचना ये भी है, वाद विवाद प्रतियोगिता ये भी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। तीनों आंसर हो जाएंगे इसके सही हो जाएंगे। उच्च कक्षाओं में वाचन की सबसे अच्छी विधि क्या है दोस्तों? उच्च कक्षाओं में अपन पढ़ा रहे हैं, तो वाचन की सबसे अच्छी विधि क्या है बताइएगा। तो वाचन की सबसे अच्छी जो विधि होगी हमारी मौन वाचन होता है दोस्तों। क्या होती है? उच्च कक्षाओं में सबसे उपयुक्त विधि हो जाएगी मौन वाचन विधि। भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य क्या है मित्रों? भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना है, प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा गद्य शिक्षण के अंदर। क्या हो जाएगा? गद्य शिक्षण का हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। उच्चारण अभ्यास कब कराया जाता है दोस्तों? उच्चारण अभ्यास हमने करवाना है और वो किस वक्त करवाते हैं दोस्तों? उच्चारण अभ्यास का हम क्या करवाते हैं? अनुकरण के बाद में क्या करते हैं? जब कोई व्यक्ति बालक होगा वो अनुकरण कर लेगा, उसके बाद में क्या करते हैं? उसका उच्चारण करवाते हैं। तो अनुकरण करने के बाद में क्या करते हैं? उसका उच्चारण अभ्यास करवाया जाता है। साधारण भावों की अधिकाधिक अभिव्यक्ति निबंध में होती है, गद्य में होती है, नाटक में होती है, या पद्य में होती है मित्रों? तो किस में होती है आप बताइएगा मुझे। तो गद्य में होती है दोस्तों। किसी में होती है? साधारणों में भावों की जो अभिव्यक्ति अधिकाधिक अभिव्यक्ति जो होती है वो किस में होती है? गद्य में होगी। हमेशा याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। प्राचीन काल में गुरु अपने शिष्यों को किस विधि से शिक्षा देते थे दोस्तों? जो गुरु थे अपने शिक्षकों को किस प्रकार से शिक्षा देते थे? वो व्याख्यान विधि के द्वारा शिक्षा देते थे मित्रों। किस विधि के द्वारा देते थे? व्याख्यान विधि के द्वारा शिक्षा देते थे। तो हमारा बी नंबर आंसर सही हो जाता है। निरीक्षित स्वाध्याय विधि का गुण है पिछड़े बालकों को उपयुक्त ढंग से शिक्षा देना, विद्यार्थियों के पाठ्य पुस्तकों का गहनता से विकास करना, व्यक्तिगत क्रियाओं को अधिक से अधिक महत्व देना। तो ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? हमारे सही हो जाएंगे। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी गुण है इसके। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर हो जाता है। लिखना सिखाते समय किस बात पर ध्यान देना चाहिए? लिखना, यदि बालक को हम लिखना सिखा रहे हैं तो किस बात पर ध्यान देना चाहिए इनमें से? तो वो जो बात हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी हमारी? लेखन चक्र अधिक लंबा ना हो दोस्तों। हम किसी चीज को लिखा रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए? शॉर्ट में होना चाहिए, है ना। लंबा होगा तो वो क्या करेगा? उस पर ध्यान ज्यादा दे नहीं पाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों? प्रयोगशाला विधि पूछी गई आपसे किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों? वो प्रयोगशाला जो विधि है हमारे करके सीखने पर आधारित है दोस्तों। ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा एग्जाम से हिसाब से, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो प्रयोगशाला विधि का सिद्धांत किस पर आधारित है? करके सीखने के उत्तर।
परियोजना विधि जिसे प्रोजेक्ट मेथड भी के बोलते हैं। तो ये इसके जन्मदाता कौन है दोस्तों? इसके जो जन्मदाता हो जाएंगे कौन हो जाएंगे? कील पैट्रिक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कील पैट्रिक हो जाएंगे। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिक्षण की विधि नहीं है मित्रों? इसमें से पूछा गया आपसे कि कौन सी विधि है जो शिक्षण की विधि नहीं है, रचना शिक्षण की विधि नहीं है दोस्तों। तो रचना शिक्षण की विधि परामर्श विधि है मित्रों, रूपरेखा विधि है, निर्देशन विधि भी है। कौन सी नहीं है? भाष्य विधि नहीं है। तो बी नंबर आंसर हमारा सही हो जाता है। हिंदी शिक्षण में दुर्बल एवं मंदबुद्धि छात्रों के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है मित्रों? यदि हम हिंदी शिक्षण के अंदर दुर्बल जो कमजोर विद्यार्थी होते हैं, मंदबुद्धि विद्यार्थी होते हैं, उनके लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है? तो उपयुक्त विधि हमारी जाएगी कौन सी? लेख विधि हो जाएगी। सबसे कमजोर जो छात्र होते हैं उनके लेख विधि लिए उपयुक्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, व्याकरण की शिक्षा में किस प्रणाली का प्रयोग किया जाना चाहिए? व्याकरण में यदि हम बात कर लेते हैं, व्याकरण में पूछा गया है शिक्षा में किस प्रणाली का प्रयोग किया जाना चाहिए दोस्तों? तो व्याकरण में करना चाहिए हमें आगमन प्रणाली का। किसका प्रणाली का करना चाहिए? आगमन प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए व्याकरण के अंदर दोस्तों। भाषा की शिक्षा देते समय इनमें से किस सूत्र का आश्रय लेना चाहिए? यदि हम भाषा की शिक्षा दे रहे हैं मान लो बच्चों को, है ना, तो बच्चों को यदि भाषा की शिक्षा दे रहे हैं तो हम क्या करें? कठिन से सरल की तरफ चलेंगे क्या? कठिन से सरल की तरफ कभी नहीं चलते मित्रों, ये हमारा गलत बात है। हम क्या करेंगे? सरल से कठिन की तरफ चलेंगे। पहले सरल क्वेश्चनों को उसको अटेंड करवाएंगे, फिर क्या करेंगे? उसका स्तर जो क्या करेंगे? कठिन की ओर बढ़ाते जाते हैं मित्रों। ये हमारा ऑप्शन जो है हमारा बी नंबर आंसर हमारा सही हो जाता है। गहन अध्ययन निष्ठ शिक्षण में मौन वाचन किस कक्षा से प्रारंभ किया जाना आरंभ चाहिए दोस्तों? तो पूछा गया गहन जो अध्ययन है शिक्षण में मौन वाचन किस कक्षा से प्रारंभ करना चाहिए? वो दोस्तों करना चाहिए हमें कौन से? कक्षा 5 से हमें वो प्रारंभ कर देना चाहिए मित्रों। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट। किंडरगार्टन विधि का विकास किया था दोस्तों। किंडरगार्टन ये विधि इंपॉर्टेंट विधि है। तो इसका विकास किसने किया था? इसका विकास किया था फ्रोबेल ने दोस्तों। किसने किया था? फ्रोबेल ने। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है मित्रों, लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट। आगमन विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है मित्रों? आगमन जो विधि है ना उसको अन्य नाम से जाना जाता है मित्रों। उदाहरण से नियम की तरफ चलते हैं तो उदाहरण जो है उदाहरण विधि इसका दूसरा नाम हो जाता है मित्रों। तो आगमन विधि इंपॉर्टेंट विधि आपके लिए, और इसका जो अन्य नाम है वो है उदाहरण विधि हो जाएगा आपका। बालक को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि है दोस्तों। बालक को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने वाली विधि कौन सी हो जाएगी? तो अवलोकन विधि हो जाती है मित्रों। कौन सी विधि हो जाएगी हमारी? अवलोकन विधि हो जाएगी। याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। समस्या समाधान विधि का गुण है। समस्या समाधान विधि का गुण क्या है मित्रों? इनमें से जीवन संबंधी समस्याओं को हल करना। पहला जो ऑप्शन हमारा यही राइट हो जाता है। जीवन संबंधी जो समस्याएं होती है ना उनको क्या करना है? हमने हल करना। समस्या समाधान विधि का ये सबसे उत्तम गुण माना जाता है मित्रों। निगमन विधि है। निगमन विधि क्या है? इसमें से मनोवैज्ञानिक विधि है या अमनोवैज्ञानिक विधि है या कुछ कह नहीं सकते, या इनमें से कोई नहीं मित्रों। तो निगमन विधि जो होती है ना अमनोवैज्ञानिक विधि होती है। कैसी होती है? ये अमनोवैज्ञानिक विधि होती है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम के लिहाज से। अंतिम क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, आगमन विधि में मुख्यतः किस सिद्धांत की ओर चलते हैं दोस्तों? आगमन विधि में पूछा गया है आपका सिद्धांत किसकी ओर चलते हैं? तो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चनों का स्तर कैसा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अपन क्या करेंगे? हिंदी शिक्षण विधियों में आगे की तरफ क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाते जाएंगे। अगली जो क्लास आएगी इससे क्या करेंगे? उसमें क्वेश्चनों की संख्या थोड़ी ज़्यादा होगी। इस तरीके से हम हिंदी शिक्षण विधियों से सारे क्वेश्चन अटेंड कर लेंगे। तो आगमन विधि मुख्यतः किस सिद्धांत की ओर चलते हैं दोस्तों? आगमन जो विधि होती है ना हम क्या करते हैं? विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं। आगमन विधि में क्या करेंगे? हम विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं मित्रों। तो 35 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगली वीडियो मिलेंगे। थैंक यू सो मच।